कल हम लोग देखे थे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट याद करिए क्या था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स का प्रिडिक्शन हम एडवांस में नहीं कर सकते, इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं उसी सभी का एक सेट बनाते हैं और उस सेट को हमने नाम दिया सैंपल स्पेस। फिर उस सेट का जो सबसेट था उस सबसेट को हमने कहा ये एक इवेंट है, और वो सबसेट यानी इवेंट, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो फॉर्मूला था हमारे पास PE इक्वल NE बाय NS। मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने सैंपल पॉइंट हैं और टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपके फेवर में कितने आउटकम्स हैं उसका नंबर ले लीजिए और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसका नंबर ले। अंडर 10 में यही लिखा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था। कल वाला एक सबको एक बार 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था कल कि किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होता है, ना तो 0 से कम हो सकता है और न तो 1 से ज्यादा हो सकता है। यानी सेंटेसिमल सिस्टम में हम जाएंगे, यदि परसेंटेज की बात करें तो 0 से 1 तक को परसेंट में बदल दीजिए तो 0.1 हो गया 10% चांस, 0.2 हो गया 20% चांस, 0.3 हो गया 30%, 0.4 हो गया 40%। इस तरह करके हम लोग 100% तक ले जाएंगे। यदि किसी घटना का प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी यदि 0.73 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके होने का परसेंटेज कितना चांस है? 73%। क्योंकि इसको हम जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? 73/100। अब गौर करिए, टोटल हो गया 100 और नंबर ऑफ फेवर में कितना हो गया? 73। तो परसेंटेज से भी हम प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0 हो गया 0%, 1 हो गया 100%, बाकी बीच 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हो जाएगा? 0 से 100 के बीच का परसेंटेज को शो करेगा। ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने एक देखा था कि किसी भी घटना के होने का प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों मिला के 1 के बराबर होता है। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। यानी होने का प्रोबेबिलिटी यदि 1/2 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा। होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा। होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा। यानी 1 में से घटा के हम निकाल सकते हैं। नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, होने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। जैसे एक कॉइन को हम फेंकते हैं या एक डाई को रोल करते हैं। गौर करिए, एक डाई को हमने रोल किया तो हम बोलते हैं कि इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इवन नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यदि 1 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए तो इवन नंबर नहीं आया तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2। यानी कितना हो गया? इवन नंबर नहीं आना मतलब 1 आना, 3 आना और 5 आना। और टोटल यदि हम डाई को रोल करते हैं तो टोटल कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। तो अब गौर करके देखो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 3/6 यानी 1/2। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 1/2 यानी 1/2 ही हुआ। और दूसरे तरीके से निकालो आप तो देखो कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2 4 6, ये भी 3 ही होता है तो 1/2 ही आएगा। ये सब हमने कल के क्लास में डिस्कशन कर लिया था। चलिए आज हम आपके सामने दूसरे टाइप की, आपका 12th का सिलेबस आज से शुरू हो रहा है और आज से बढ़िया से समझिए। कल वाला चीज को रिकॉल करके रखिए, सारा चीज का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। चलिए अब देखिए, एक चीज बताते हैं कि आपके पास एक बैग रख देते हैं। ये एक बैग है, 2 बैग रख दीजिए दोनों। अब बताइए कि इसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है।
चलिए सेम चीज यहां भी रखते हैं। यहां हम दो तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। समझिए एक ही एक्सपेरिमेंट को दो तरीके से करेंगे, इसलिए हमने क्या किया है, एक ही बैग को दो जगह रख दिया है। तो गौर से समझिएगा, इसमें 5 रेड बॉल है और 5 जो है ब्लैक बॉल है। दोनों सेम है, सेम टू सेम है। गौर से समझिएगा। अब आपको कहा जाता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। गौर से समझिए, 2 गेंद को बारी बारी से निकाला जाता है। यानी हम यहां लिख लेते हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 balls are drawn successively। दो बॉल को इस बैग में से 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, इसमें से 2 बॉल को हम बारी बारी से निकाल रहे हैं। गौर से समझिएगा, 2 बॉल को बारी बारी से निकाल रहे हैं। कंडीशन 2 देते हैं, इसमें देते हैं विथ रिप्लेसमेंट, इसमें देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। कंडीशन देख लीजिए क्या दिया है हमने। एक में दिया है विथ रिप्लेसमेंट और दूसरे में दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या हुआ इसका मतलब बेटा? इसका मतलब हुआ कि इसमें से हमने पहला सक्सेसिवली मतलब बारी बारी से क्रमशः निकाल रहे हैं। गौर करिए, एक के बाद ऑर्डर वाइज पहला निकाला, उसके बाद दूसरा निकालेंगे। एक बार में 2 गेंद नहीं निकाल रहे, पहला गेंद निकाल रहे उसके बाद दूसरा गेंद निकाल रहे। लेकिन कंडीशन एक में हमने दिया है कि विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा में दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हम क्या करेंगे, एक विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने एक गेंद उसमें से निकाल लिया, उसका कलर नोट कर लिया, देख लिया कौन सा कलर निकला है, अब फिर दूसरा उस गेंद को वापस उस बैग में रख दिया, फिर दूसरा गेंद निकाला। जबकि इस केस में क्या करेंगे, पहला गेंद निकाल लेंगे, उस बैग से अलग कर देंगे, फिर दूसरा गेंद निकालेंगे। आप इवेंट को बढ़िया समझ लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। यही इसी पर पूरा चैप्टर है। हमने क्या किया, इसमें से 2 गेंद को बारी बारी से निकाला और विथ रिप्लेसमेंट है निकाला, पहला निकाला, फिर उसका कलर जो देखना था देख लिया और फिर दूसरा उसको वापस उसी बैग में रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला। जबकि हमने इसमें क्या किया, पहला गेंद जो निकाला उसको साइड कर दिया, यानी उसमें से हटा दिया, वापस उसमें नहीं रखा, उसके बाद दूसरा गेंद निकाला। अब दोनों केस में हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि सेकेंड बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। गौर करिए, तो यहां आपके पास क्वेश्चन देखिए, यानी आपके पास पूछे या दोनों को रेड कर दीजिए, फर्स्ट को छोड़िए, दोनों को रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी, पहले यहां समझते हैं। हम पूछते हैं कि दोनों गेंद जो हम 2 गेंद निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, इस बैग में से हम 2 गेंद को निकाल रहे हैं, बारी बारी से निकाल रहे हैं, तो दोनों के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इस बैग में हम चेक करते हैं। अभी बताइए आपके पास कितने रेड बॉल हैं, 5, ब्लैक बॉल कितने हैं, 5। तो आपके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, R1 ले लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 5/10। ये तो अंडर 10 में भी पढ़े हैं, एक बैग में 5 रेड है 5 ब्लैक है, एक बॉल को निकाल रहे हैं तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड बॉल कितने हैं, 5 है, टोटल बॉल कितना है 10 है, तो 5/10 यानी 1/2। ठीक है, अब हम दूसरा गेंद फिर से निकाल रहे हैं। अब सेकेंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमने क्या किया है, गेंद तो वापस फिर रख दिया, तो फिर गौर के दूसरा गेंद निकाले, उस समय इसके बैग में कितना रहेगा, रेड बॉल कितना होगा 5, ब्लैक बॉल कितना होगा 5। तो रेड बॉल 5 हो गया और ब्लैक बॉल भी 5 हो गया, तो फिर दूसरा बार भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5/10। चलिए 3 बॉल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक बॉल और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ 2 की जगह क्या कर देते हैं 3 लिख देते हैं। तो यदि हम तीसरा बॉल को ड्रॉ करते हैं तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हमने वापस रख दिया, तो टोटल के टोटल वही रह गए, सैंपल स्पेस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
सैंपल स्पेस वही रह गया इस बैग में, यानी बैग हो गया सैंपल स्पेस, बैग में जो है 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल ही रह गया। तो तीसरा गेंद निकालेंगे, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? पहला गेंद का 1/2 हुआ, दूसरा गेंद का 1/2 हुआ, तीसरा गेंद का भी 1/2 ही हुआ। हर केस में हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा? 1/2 हो रहा था। अब बताओ आप हमको, दूसरा गेंद जो निकाल रहे हैं पहले गेंद के निकालने पर डिपेंड करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करता है। दूसरे गेंद के निकालने का प्रोबेबिलिटी पहले गेंद के निकालने पर कोई फर्क, निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वापस उसको उसमें रख देते हैं। तीसरा गेंद जो निकालने पहला और दूसरा के निकलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौर करें। चलिए अब इसमें देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि ये सारे इवेंट एक दूसरे से क्या है? फ्री है। इसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। गौर करिए, एक ही सैंपल स्पेस पे यदि दो इवेंट्स हैं, समझिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक ही सैंपल स्पेस पे यदि दो इवेंट्स हैं, एक पहले हो चुका है और एक बाद में होगा, तो क्या पहले के का होना बाद वाले को प्रभावित करता है? क्या पहले इवेंट का होना बाद वाले इवेंट को प्रभावित करता है या नहीं करता है? यदि करता है तो डिपेंडेंट इवेंट्स हो गया दोनों, ठीक है। यानी पहला कंडीशन को हो जाने का कंडीशन उस पर लग जाता है, और यदि नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। जैसे अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि पहला रेड निकाले, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा रेड निकालते तो पहला का रेड हो चाहे ब्लैक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वापस हम इसमें रख देते हैं। तीसरा का जो हम निकालते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जो उसमें यानी सैंपल स्पेस वही का वही रह जाता है, सैंपल स्पेस कोई चेंजेस नहीं आता है। समझ रहे हैं? अब समझिए इसमें क्या होता है। हमने पहला गेंद निकाला, तो पहला गेंद का रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो चलो PR1 लिख लेते हैं। इसके रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/10 यानी 1/2। ये तो सिंपल हो गया। अब हम बोलते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहला गेंद हमने रेड निकाल लिया और वापस उसमें नहीं रखा। अब हम दूसरा गेंद निकालते हैं, PR2 निकालते हैं। तो अब बताइए आप, अब क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? तब गौर करिए, पहला गेंद तो रेड हमने निकाल लिया, अब वापस रखा भी नहीं, तो बैग में कितने रेड बॉल बचे? कितने थे पहले? 5। एक निकाल लिया तो कितना बच गया? 4। तो रेड कितने हैं फेवर में? कितने हुए आपके आउटकम्स? 4। तो ये जो है रेड बॉल 4 है, तो ऊपर में 4 आ जाएगा। और टोटल कितना हो गया? टोटल 10 बॉल था, आपने एक निकाल के साइड कर दिया, तब कितना बच गया? 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/9। चलिए अब दोनों बॉल को दूसरे के बाद तीसरा बॉल निकालते हैं, PR3 की बात करते हैं। अब बताइए आपने क्या किया? पहला गेंद निकाला, रेड बॉल निकाल के साइड कर दिया, दूसरा रेड बॉल निकाल के साइड कर दिया, तीसरा रेड बॉल निकाल रहे हो आप। अब कितना बचा इसके पास रेड बॉल? पहले 5 था, एक निकाला तो 4 बच गया, फिर एक निकाला तब कितना बचा? 3 बचेगा। और 3 टोटल कितना बचा बैग में? टोटल 10 था, एक पहले निकला, फिर एक निकला, 2 निकल गया, कितना बच गया? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/8। तो गौर करिए, हमने यहां दो तरह के इवेंट्स का चर्चा किया है। एक में देख रहे हैं कि दूसरा इवेंट जो है पहले के होने पर डिपेंड नहीं करता, तीसरा पहले दूसरे के होने पर डिपेंड नहीं करता। और यहां हम देख रहे हैं दूसरे में देख रहे हैं कि दूसरा इवेंट जो है पहले के होने पर डिपेंड करता है, तीसरा इवेंट जो है पहले के होने पर डिपेंड करता है। यानी पहला का होना दूसरे को इफेक्ट करता है। यही क्वेश्चन है, क्या पहला घटना हो गया तो क्या दूसरे को वो इफेक्ट करेगा? तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि यहां जो है गौर करिए, तो यहां हमने पहला गेंद निकाला तो देखा क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 हो रहा है, दूसरा गेंद निकाला प्रोबेबिलिटी 1/2 हो रहा है, तीसरा गेंद निकाला उसमें भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो रहा है। यानी दूसरा गेंद निकालने का यानी दूसरा घटना या 3 घटना हो रहा है, बारी बारी से कर रहे हैं। पहला घटना होता, फिर दूसरा घटना होता, दूसरा घटना पहला से प्रभावित नहीं होता है, तीसरा
पहला दूसरा से प्रभावित नहीं होता। इसको हम लोग बोल देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब यहां देखिए, यहां हमारे पास तीन तरह की घटनाएं हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पहला घटना जो है अकेले है, उसको कोई फर्क नहीं है, किसी से इससे पहले कोई घटना हुआ ही नहीं है। अब दूसरा घटना हो रहा है, दूसरा से है पहले से प्रभावित हो रहा है। गौर करिए, पहला रेड निकल गया तो इसका सैंपल स्पेस बदल गया, गौर करिए सैंपल स्पेस चेंज हो गया। और तीसरा घटना है पहला दूसरा दोनों से प्रभावित हो रहा है। ये जो इवेंट्स हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो यहां जो हमने दूसरा गेंद निकाला है, तो दूसरा जो गेंद निकाला है, ये गेंद किस, गौर करिए यहां एक कंडीशन लगा हुआ है कि पहला गेंद निकल गया। यहां से समझना शुरू करिए, यहां कंडीशन है कि दूसरा गेंद हमने निकाला है जब, तो उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि पहला गेंद निकाल चुके हैं पहले। तीसरा गेंद जब निकाले हैं तो यहाँ एक कंडीशन हमने लगाया है कि पहला और दूसरा गेंद निकल चुका है। यानी एक इवेंट हो रहा है जबकि एक ऑलरेडी हो चुका है। गौर करें, एक इवेंट हो रहा है जबकि एक ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो है इसमें कंडीशन लग गया, कंडीशनल इवेंट हो गया। इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे कंडीशनल इवेंट। और इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, यानी occurrence of A when B has already occurred. हमने क्या लिखा है, occurrence of A when B has already occurred, यानी A के होने की बात कर रहे हैं जबकि B ऑलरेडी हो चुका है। इसको डिनोट करेंगे कैसे, A ऐसे देखिए, बाय में, बाय जो लिखते हैं स्लाइस दे देंगे ऐसे, A बाय B। ये जो है A बाय B से हम इसको डिनोट करेंगे। यानी A बाय B का मतलब क्या हो गया, यहाँ A बाय B का मतलब हो गया occurrence of A when B has already occurred, यानी B हो चुका है और A के होने की बात हम लोग कर रहे हैं। गौर करिए, अभी हमने क्या किया था, इस बैग में जो अभी जो बैग लिया था, इसमें 5 रेड बॉल लिया था और 5 ब्लैक बॉल लिया था। हमने पहला रेड निकाला था, उसका प्रोबेबिलिटी लिया था, तो क्या हो गया, यानी पहला रेड निकालने का इवेंट मतलब क्या कहते हैं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट रेड बॉल, यानी हम सीधा हमने R1 लिख दिया। अब गौर करिए, अब कह रहे हैं सेकेंड रेड बॉल, मतलब ड्रॉइंग सेकेंड रेड बॉल, when first red ball is already drawn. अब गौर करिए, यानी सेकेंड रेड बॉल होने की हम बात कर रहे हैं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड रेड बॉल व्हेन फर्स्ट रेड बॉल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका, तो उसको हम किसी से डिनोट करेंगे, सेकेंड रेड बॉल निकालने की बात कर रहे हैं जबकि फर्स्ट हो चुका, जो हो चुका है उसको बाय में लिख देंगे। ये हो गया कंडीशनल नोटेशन। जब एक इवेंट के होने की बात हो रही है जबकि उससे पहले एक दूसरा इवेंट हो चुका है, समझ रहे हैं, एक इवेंट के होने की बात हो रही है जबकि दूसरा उससे पहले जो है दूसरा उसी सैंपल स्पेस, याद रखिएगा सैंपल स्पेस नहीं बदलेगा, सैंपल स्पेस वही रहेगा। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि एक इवेंट जो है सो होने वाला है जबकि दूसरा उसी सैंपल स्पेस से दूसरा इवेंट हो चुका है, तो उस केस में जो है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। यदि कंडीशन है डिपेंडेंट इवेंट है तो वहां क्या होता है, सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है, वहां कंडीशन पर काम करता है, इसलिए हम इसको कंडीशनल इवेंट बोलते हैं।
तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन द अदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो आज का टॉपिक आपका सिलेबस यहीं से शुरू होता है 12th का, और आज यहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, और स्टेटमेंट को ठीक से देखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of E when F has already occurred। यानी हमको E के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि F ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी लेटर का यूज करेंगे, और जिसका निकालेंगे उसको अंदर में ई का निकालना है, जबकि हो क्या चुका है एफ, तो उसको बाय में लिख देंगे। ये हो गया। यानी ये किस सिंबल, ये सिंबल क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी ई के होने की बात कर रहा है जबकि एफ हो चुका है। और इसको डिफाइंड किया गया है एन ई इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। यह आपका फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे पहला 12th का पहला फॉर्मूला। बढ़िया से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक हो चुका है और दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जब एफ हो चुका है और ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो इसका फॉर्मूला होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। यानी गौर करिए, मतलब जो हो चुका है वो तो ऑलरेडी उसके साथ गिवन है, वो हो चुका है, और इसके होने की बात कर रहे थे, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, और सैंपल स्पेस जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, एफ में। यानी सैंपल स्पेस एस न रह के जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस था वो न रह के बदल गया। कहेगा ये कैसे हो सकता है, तो देखिए कैसे हो सकता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूला को केवल याद रखिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो है ये एग्जांपल बहुत बढ़िया से समझाया गया है, इसको देखिए, वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं। बताइए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, उसके बाद क्या हो जाएगा, एच टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। ये हो यानी एनएस, एनएस आपका कितना हो गया बेटा, एनएस हो गया आपका 8। यानी हम ये हो गया एनएस हमारा 8। अब यहां देखिए, यहां 2 इवेंट की बात कर रहे हैं, एक इवेंट ई ले लेते हैं और एक इवेंट एफ ले लेते हैं। तो चलिए, तो 2 इवेंट ले लिए, इसमें बताते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर्स, 2 हेड्स अपीयर्स। चलिए, ये हो गया ई, और एफ हमने ले लिया एक, आपको फर्स्ट कॉइन शोज टेल। आपके पास एनसीईआरटी है तो आप जो है खोल सकते हैं। ये जो है जब थ्योरी को समझाता उसी समय का एग्जांपल है, जिससे आपको देखिएगा तो आपको वहां से समझ में आएगा, खोल सकते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है कि ई बराबर क्या कर रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड यानी कम से कम 2 हेड। कौन कौन से फेवर करेंगे बेटा, ये फेवर करेगा, 3 हेड वाला फेवर करेगा और 2 हेड वाला फेवर है, कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कौन कौन से, यही 4 आएंगे, 2 हेड 2 हेड 2 हेड 3 हेड। कम से कम 2 हेड का रहा, तो कम से कम 2 हो सकता है और ज्यादा हो सकता है।
जब कम से कम कहे तो वहां से शुरू करके ज्यादा तक ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कहे तो वहां से शुरू करके 0 तक ले आइए, नीचे जितना तक जा सके। तो चलिए इसमें इसके फेवर में कौन कौन से होंगे हमारे पास, गौर करिए। एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। चलिए ये हो गया। अब बताइए दूसरा कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पीई बराबर कितना बेटा होगा बताइए तो आप लोग। 1 2 3 4 और टोटल कितना है 8, तो 4/8 इक्वल्स 1/2। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, इसके फेवर में कौन आ जाएगा, फर्स्ट कॉइन टेल कौन कौन शो कर रहा है दिखाओ तो। फर्स्ट कॉइन टेल शो कर रहा है कौन कौन सा, देखिए फर्स्ट कॉइन कहां टेल है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। तो अब गौर करके देखिए यहां क्या हो गया, यहां इसको फेवर करने वाला है टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। तो बताइए पी एफ का वैल्यू कितना होगा, पी एफ का वैल्यू कितना होगा 4/8 यानी 1/2। ठीक है, यहां तक समझ लीजिए। यानी हमारे पास क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस से 2 इवेंट लिया, एक इवेंट कौन सा लिया ई, जो क्या बता रहा है कम से कम 2 हेड आना है। दूसरा इवेंट लिया एफ जो बता रहा है कि फर्स्ट कॉइन जो है, या 3 कॉइन को टॉस किए है ना, या 3 कॉइन को टॉस किए हैं तो बता रहे हैं कि कम से कम 2 हेड आना चाहिए। एक इवेंट बनाया और दूसरा इवेंट बनाया कि फर्स्ट कॉइन जो है टेल शो करा, तो दोनों को इंडिविजुअली हमने दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, दोनों इवेंट्स को दर्शा दिया। अब देखिए आपके पास स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट को समझिए बढ़िया से। at least 2 coins shows, 2 coins, हाँ shows ही लिख दीजिए, shows heads given that, यहां देखिए given that first coin is tail। स्टेटमेंट देखिए बना दिया, दोनों इवेंट को जोड़ दिया, एटलीस्ट। ठीक है, देखिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया, दोनों इवेंट्स को जोड़ दिया। क्या दिया है, कम से कम दो हेड आने चाहिए, जबकि गिवन दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉइन जो है क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो अब बताइए आप, तो इसको कौन सा फेवर करेगा, यानी फर्स्ट कॉइन जो टेल दे रहा हो और 2 हेड दे रहा हो, तो कौन सा फेवर करने वाला है, गौर करिए, फर्स्ट कॉइन टेल और 2 हेड। तो गौर करिए यही एक मिलता है हमारे पास। तो तब हमारे पास जो सैंपल स्पेस था एच 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 टी एच टी, फिर से लिखना पड़ेगा एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। गौर करिए, अब इसमें से हमको चुनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो यदि यहां क्लियर कर दिया है कि ये जो है फर्स्ट कॉइन, ये जो है फर्स्ट कॉइन टेल ही होना चाहिए, तो हम जो चुनने लगे हमारे चुनने का दायरा जो है सिमट जाएगा। अब हम जिसके फर्स्ट कॉइन जो है हेड नहीं है, टेल नहीं है, उसको छोड़ देंगे। ये छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये आ सकता है, ये भी छट गया, ये तीनों ये चारों आ सकता है। तो गौर करिए आपके चुनने का दायरा कितना हो गया, चुनने का दायरा जो सैंपल स्पेस था क्या वही सैंपल स्पेस रहा या अलग हो गया, देख लीजिए पहले वाला सैंपल स्पेस नहीं रहा,
क्योंकि कह रहा है कि 2 हेड आना चाहिए, लेकिन पहला हेड जो है, तीन कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, कह रहा है 2 हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, लेकिन तीसरा जो है, पहला कॉइन जो है टेल होना चाहिए। तो बताइए, तब तो पहला कॉइन जो टेल, ये गिवन दिया हुआ, कहा कि पहला कॉइन टेल है, ये क्लियर है कि पहला कॉइन टेल है। तो पहला कॉइन टेल है तो हमारे सिलेक्शन का दायरा सिमट गया। जिसका पहला कॉइन टेल नहीं होगा वो छांटते चले जाएंगे। ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया और ये छट गया। तो हमारे पास जो चुनने का दायरा बच गया, ये बच गया। ये और ये देखिए किसके बराबर है, ये एफ के बराबर है। गौर करें, यानी जो हो चुका होता है वही सैंपल स्पेस होता है। गौर करिए, जब 2 इवेंट्स हो रहे हो एक ही सैंपल स्पेस से, और एक पहले हो चुका हो और दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा हो, पहले के होने पर डिपेंड कर रहा हो, तो जो पहला हो चुका है और दूसरा को होने की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो आपका दूसरा इवेंट होता है वही सैंपल स्पेस बन जाता है। देखिए आपके सामने हमने बनाया है, बन गया है। ये कंडीशन यदि अप्लाई करते तो ये 4 तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आपके सैंपल स्पेस क्या होता है, जिसमें से आप चुनते हो आउटकम्स को। तो सैंपल स्पेस का दायरा तो ऑलरेडी कम गया, इतना ही रह गया जो एफ के बराबर हो गया। तो यही है आपके सामने जो है थ्योरी था कि इसी चीज को हम यदि सिंबॉलिक लिखेंगे तो सिंबॉलिक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हो गया एटलीस्ट 2 कॉइन्स शोज हेड, यानी टू हेड्स अपीयर्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स ई था। गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये एफ था, ई बाय एफ से डिवाइड करेंगे और ये इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए पी लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जिसमें अब गौर करें क्या था, इसमें सिर्फ एक कॉइन, फर्स्ट कॉइन हेड होना चाहिए, फर्स्ट कॉइन टेल होना चाहिए और 2 हेड होना चाहिए। तो एक ही आउटकम्स बच जाते हैं हमारे पास, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कम से कम 2 हेड भी आए और फर्स्ट कॉइन टेल भी आए। तो देखो उस दोनों का कॉमन पोर्शन आ जाता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसी पर एक्सरसाइज बनेगा। अभी क्या फॉर्मूला है ये, इसका क्या मतलब हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल को प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, किसको बता रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। क्या है कंडीशन, ई घटेगा एफ घट चुका है, समझिए, ई घटेगा एफ घट चुका है। तो ई के घटने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि एफ ऑलरेडी पहले ही घट चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल्स पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ये फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब एक्सरसाइज निकालेंगे हम और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ज्यादा नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा और भी मॉडिफाई कर लें। तो हमारे पास क्या हो गया, एक बार फिर से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नहीं, स्टेटमेंट लिखे ही थे। तो पी ई इंटरसेक्ट ई बाय एफ का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ई के होने की संभावना, जबकि एफ ऑलरेडी घटित हो चुका है। ई के घटने की संभावना निकाल रहे हैं, एक ई के घटने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जबकि एफ ऑलरेडी घट चुका है। तो ये हो गया ई बाय एफ। तो यदि एक इवेंट पहले हो चुका होता उसको नीचे रख देते हैं, बाई में ऐसे स्लाइस डालते हैं, बाई में भी लिखोगे चलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या बना था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पीई इंटरसेक्शन एफ को एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एस? क्या हम पी एफ को ये लिख सकते हैं एन एफ बाय एन एस? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला है भाई। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, उसमें जितने एलिमेंट्स उतना है, सैंपल स्पेस। तो काट दो इसको, तो क्या बन गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, एन, सॉरी इंटरसेक्शन लिख दिए, पी ई बाई एफ का मतलब क्या हो गया,
एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एफ। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड कितना हो जाएगा, पीई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, उसी को हम एन में बदल दिए। चलिए यहां से एक दो रूल और भी बन जाएगा। बताइए, पी ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ बराबर क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स कितना, पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। फिर देखिए पी एफ बाई ई का मान क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही होता है। हेमंत जुड़ा है जी, हेमंत है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है जी? यस सर। देखो पीई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ये दोनों सेम ही होगा, तो यहाँ यही लिख देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। अब बाय यहाँ नीचे क्या है, कौन घटना हो चुका है एफ, तो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी ई, यहाँ एफ इसमें था तो पीई। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, पीई इंटू पी एफ बाय ई। ये हो गया हमारा। तो गौर करिए ये एलएचएस दोनों का सेम है लेकिन आरएचएस दोनों का अलग अलग हो गया। तो इससे हमको एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, यानी हमको इसको मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ बाई ई या पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। क्या मतलब हुआ, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, डिपेंडेंट इवेंट हो, इवेंट्स हो, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों के होने की, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई एंड एफ, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, तो ई एंड एफ यानी ई के और एफ के दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, जो पहले हुआ हो फ्री है और दूसरा कंडीशन के साथ है, यानी जो भी पहले हुआ हो, यदि ई पहले हुआ है तो ई अकेले रहेगा और एफ जो है ई के कंडीशन के साथ रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहां देखिए पहले एफ हो चुका है तो बाद में ई होगा तो एफ का कंडीशन लग जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। चलिए इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। Two cards are drawn. Two cards are drawn from a pack of 52 cards. ताश का गति समझता है ना जी? टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, याद रखिएगा, बारी बारी बात हो रहा, सक्सेसिवली, यहाँ लिख दिया, उतना लैंग्वेज यहाँ लिखने में टाइम भी जाता है ना, सक्सेसिवली। हाँ, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड, probability that the drawn card, both cards are king। क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिए,
लिख दिए, बढ़िया समझिए। छोड़ देने से की भोजन कभी तो ना सुबह भोजन होता है, लेकिन भोजन बनते। गौर करिए क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स को एक पैक में, याद है ना 10वीं में पढ़े हो ये सब चीज, ये सब ताश के गड्डी उड्डी के बारे में जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो बता देना भाई, बताना पड़ेगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया जा रहा है 52 कार्ड में से। तो 52 कार्ड्स में से कितना होता है, गौर करिए, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर होता है और इधर होता है। ये हो गया हमारा 26 ब्लैक हो जाता है, रेड 26 रेड हो जाता है, और 26 जो है ब्लैक हो जाता है। गुड। उसके बाद 26 में से जो है सो 13 अलग हो जाता है, 13 अलग हो जाता है। ये 26 भी 13 और 13 के 4 स्वीट, यानी 4 स्वीट बन जाते हैं 13 13 के। क्वेश्चन आप लोग दिमाग में सेट रखिए, हम मिटा रहे हैं। ये 13 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या होता है। ये 13 कार्ड में जो होता है, इसलिए 13 कार्ड जो होता है, एक होता है आपका कैसा होता है यार, हर्ट के तरह। ये हर्ट हो गया, इस तरह से बना होगा हर्ट के तरह। हर्ट ऐसे होता है, कैसे रे, ऐसे ऐसे, हाँ ये हो गया हर्ट, हमारे पास देना है। चलो इधर देखो, दूसरा इस तरह से बना होता है, इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हर्ट्स बोलते हैं, हर्ट, इसको डायमंड। इसमें क्या होता है, 2 होता है, एक जो होता है इस तरह से होता है, काला पान हिंदी में बोलते हैं, स्पेट्स बोलते हैं बेटा, रे याद है तुम लोग को? हमको याद नहीं है, स्पेट्स एगो को बोलते हैं, एक को। अब देखो ये 13 कार्ड का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको समझना है बढ़िया से। और सभी में होता है, हम तो एक में बताते हैं, सभी में समझ लीजिएगा। एक जो होता है इसमें किंग होता है, के लिखा होता है, एकदम सीधा होगा, मूछ होगा, राजा के तरह एकदम दंदनाल एकदम चेहरा होगा दिया हुआ, तो उसमें के लिखा होगा, ये हो गया किंग। किसमें होगा? सभी में होगा, सभी सीट में। ये हर्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, स्पेड में भी होगा, किंग में होगा। यानी किंग हमारे पास 4 हो गए, 4 कलर में, 2 ब्लैक और 2 रेड। ब्लैक में स्पेड्स और कलर्स, और रेड में हर्ट एंड डायमंड। वो चिन्ह बना होगा, ये जो चिन्ह बना है वो चिन्ह उस पर भी बना होगा। उसके बाद एक होंगी सुंदर सुंदर जो है क्वीन, क्यों लिखा होगा, ये भी क्वीन सभी में होगा, सारे स्विट्स में होंगे, ये भी क्वीन भी हो गई 4। और तीसरा होगा एक गुलाम बोलते हैं जैक, तीसरा होगा जैक, मतलब अधे फेस रहेगा उसको, उसका सामने। तो वो भी हो गया 4। ये 4 4 + 4 + 4, ये टोटल हो गया 12। ये 12 कार्ड जो है फेस वाले कार्ड है, इसलिए इसको कहा जाता है फेस कार्ड। यदि आपको पूछे कि फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 है, टोटल कार्ड कितना हो गया? 52 हुआ, तो 12/52 कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, उसके बाद एक होता है एस, इक्का, ये भी सभी में होता है, ये 4 हो गया। इस पर क्या होगा, यदि ये होगा कलर हर्ट होगा, यानी हर्ट होगा तो एक बड़ा सा हर्ट बना होगा एक पत्ता पर, एक ही फिगर बना होगा। उसके बाद बाकी बच गया कितना, सभी में देखो, एक निकल गया किंग, एक निकल गया क्वीन, एक जैक और एक एस, 4 निकल गया, बच गया 9। तो 9 जो बचा है, एक पर 2 लिखा होगा, एक पर 3 लिखा होगा, एक पर 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, इस तरह से 10 तक लिखा होगा। तो ये जो लेटर जो नंबर लिखा होगा वो चिन्ह बना होगा। इस तरह से 13 कार्ड हो गया, 13 चौका 52 हो गया, हर एक में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हम हटा देते हैं, यदि आप लोग ठीक से समझ गए तो, नहीं तो 10वीं का किताब आ रहा है, सब उल्टाइएगा, सब फोटो तो बना के दिया हुआ उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं, 10 बज गया, अब हम बात करते हैं कि हमने अभी क्वेश्चन दिया था कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली,
two cards are drawn successively without replacement, find the probability that both cards are king. फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन लिखे थे, two cards are drawn successively from a pack of 52 cards. आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बोथ कार्ड्स आर किंग। आपको जबकि ड्रॉ कैसे करें, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो गौर करिए, यानी आपके पास जो है पहला भी किंग निकालना है और दूसरा भी किंग निकालना है। अब हम एंड तो सर इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इवेंट डिसाइड कर लिए हम, इसकी प्रोबेबिलिटी Yes. निकालनी है। अभी हमने थ्योरम पढ़ा, पहले कौन सा कार्ड निकाला, K1, उसके बाद दूसरा कार्ड निकालूंगा K2, लेकिन K2 जो है K1 से प्रभावित है ना। यस सर। तो K2 जो है K1 से प्रभावित है, तो पहला तो किसी से प्रभावित नहीं है। तो टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग 4, टोटल कार्ड्स 52, टोटल किंग 4 हुआ था ना। तो कितना हो गया, 4/52। अब चलिए दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, उसको भी किंग ही बनाना है। तो एक तो किंग निकल गया, अब कितना बच गया, 3, और टोटल कितना बच गया, 51। यानी दोनों के कार्ड का किंग होने का ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से कहता है कि 3 कार्ड्स निकालते हैं, गौर करिए, 3 कार्ड्स निकालते हैं, K1 K2, जिसमें पहला कार्ड किंग हो, दूसरा कार्ड किंग हो और तीसरा कार्ड जो है एस हो, इक्का हो। तो क्या होगा बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, पहला कार्ड जो निकालेंगे वो किसी से प्रभावित नहीं है। बढ़िया समझिए, यही क्लियर कर लीजिए। पहला कार्ड जो निकालेंगे वो किसी से प्रभावित नहीं है। जब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे K2, तो ये K1 से प्रभावित है। और हम तीसरा कार्ड निकालेंगे, इक्का निकाल रहे हैं, वो जो K1 और K2 दोनों से प्रभावित है। इंटरसेक्शन के बदले यही लिख दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं इंटरसेक्शन लिखने का। सीधा यदि K1 K2 लिख दिए तो इंटरसेक्शन ही हुआ। तो गौर करिए, पहला कार्ड जब हम किंग निकाले तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। दूसरा कार्ड जो किंग निकाले तो ऑलरेडी एक कार्ड निकल चुका है, यहां क्या दिया है, फर्स्ट कार्ड किंग ड्रॉ हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, 3/51। चलिए तीसरा कार्ड निकाल रहे इक्का। अब यदि इससे पहले 2 को किंग निकला है तो इक्का यानी एस के संख्या पर कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 इक्का पहले भी था, अभी भी है, तो ऊपर तो 4 ही हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्ड ऑलरेडी पहले निकल चुका है। कितना बच गया टोटल, 52 में से 1 निकला 51 हुआ, एक और निकला तो 50। खेल खत्म, बन गया। कितना दिया हुआ है, 0.6। PF का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.3। उसके बाद PE इंटरसेक्शन का भी मान दिया हुआ है 0.2। अब कह रहा PE/F निकालने के लिए, अब PF/E निकालने के लिए क्या आप लोग निकाल लेंगे, E/F क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F/PF। जो नीचे होता है वो नीचे आ जाता है। इसमें क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F/PE। अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बन गया। अब क्वेश्चन है बेटा, जवाब दिया करो जो ठीक से समझ जाते हो, इसका आवाज क्लियर है। बन जाएगा, बैठा दोगे वैल्यू। यस सर। देख रहे हैं, तो बड़ी आराम से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी वही है, A/B निकालना है, P भी दिया है, P इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। क्या निकालना है, PA/B निकालना है। बताइए PA/B का क्या होगा फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B बाय कितना, PB। क्या देखो ये दोनों दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया हुआ है। PA इंटरसेक्शन B भी दिया हुआ है और PB भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ। बैठा दो, निकल गया। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है PA बराबर
0.8, PB बराबर 0.5, P कौन सा था रे, तीसरे ना है, हाँ, उसके बाद P B बाय A इक्वल्स 0.4, तो पहला निकालना है P A इंटरसेक्शन B, दूसरा निकालना है P A बाय B, तीसरा निकालना है P A यूनियन B। चलो डेटा लिख लिए, जीरो 0.8, 0.5, 0.4, ठीक है। चलो देखो, तुम्हारे पास ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। बताइए, अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, दो फॉर्मूला पढ़ा था, पी ए इंटू पी बी बाई ए या पी बी इंटू पी ए बाई बी। देखो इसमें कौन दिया है, बी दिया है, ए दिया है, और ये देखो इसके दो फॉर्मूले हैं। अभी हमने पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी का ए हो चुका है, या पी बी इंटू पी ए बाई बी, यानी बी पहले हुआ है तो बी नीचे चला गया है, वो शो करना होगा कि बी हो चुका है। अब गौर करिए इसमें क्या दिया, इस दोनों कौन से दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा देख लिए क्या दिया है, आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, यदि पहला फॉर्मूला यूज करना है तो पहला फॉर्मूला यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.4 बराबर कितना, 0. कितना हो जाएगा, 32 बन गया। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा, पी ए बाई बी निकालने के लिए तो क्या करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 0.32, अब पी बी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.5, जीरो बैठा दो उड़ा दो, कितना हो गया, 16/25। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला कल हमने पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बैठा देंगे, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह डेटा बैठाने वाला है, पांचवा क्वेश्चन भी है, छठा क्वेश्चन भी। एक लाइन से बता दूं क्या, चलो पांचवा चौथा पांचवा तुम लोग के लिए छोड़ दें, छोड़ देते हैं, पूछना हो तो कल के क्लास में पूछ लेना, कल 2 घंटे का क्लास होगा, 8 बजे से ही क्लास होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अक्षत हो जी, सागर है जी, हेलो, हाँ सर है। समझ में आ रहा है, आज वाला सर कल वाला क्लियर किया था, हाँ सर कर लिए थे आज ही। हाँ चलो तब ठीक है। देखो क्या करा, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सिंपल स्पेस क्या होगा बेटा, वही एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी, ये हो गया सिंपल स्पेस। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब आपको जो है सो इसमें कहा गया जी 6 नंबर, हाँ,
इसमें पहला देखिए निकालना क्या है, पी ई बाय एफ, ये निकालना बस हमको, पी ई बाय एफ निकालना है। चलिए, तो यहां ई का मान, ई क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, टेल ई क्या दिया हुआ है, हेड्स ऑन थर्ड टॉस, ये ना, हेड ऑन थर्ड टॉस। और एफ क्या दिया हुआ है, एफ दिया है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। चलिए, ई बाई एफ निकालना है। बताओ बेटा, ई बाई एफ जो निकालोगे कैसे निकालोगे, तो ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। तो चलो, तो पहले ई को निकाल लो, ई क्या है, यहां बताओ ई क्या होगा, हेड्स ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड कहाँ है, एक ये आएगा, कौन कौन सा, एच एच एच, क्योंकि थर्ड टॉस में हेड है। फिर थर्ड टॉस में हेड यहां भी है, एच टी एच। फिर थर्ड टॉस में यहां भी है, टी एच एच। फिर थर्ड टॉस में यहां भी है, एच टी एच। फिर थर्ड टॉस में यहां भी है, टी टी एच। ठीक है, तो ई हमने क्या किया, सैंपल स्पेस से ई को बना लिया, तो पीई का मान कितना होगा बताइए भाई, 1 2 3 4 5, इसमें कितना 8, तो 5/8। सर एच देखिए, टी दो बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया है, एच टी कहाँ बेटा, सेकेंड और फोर्थ में सर, ई में सर, ई में एच 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 टी एच टी को 2 बार कहाँ लिखाया है, सर सेकेंड नंबर पे एच टी एच और फिर फोर्थ नंबर पे एच टी एच। अच्छा अच्छा, हाँ दोनों सेम ही लिख दिए, तो दो सेम कैसे आ गया यार, एक हुआ एस टी एस ये हो गया, फिर टी एच एच ये हो गया, फिर एस टी एस 2 बार, तो यह एच एस टी था, यह एस टी एस था, तो हम यही लिखे गलती, 1 2 एच एस टी एच, सिंपल स्पेस सही से नहीं बनाए हैं, सिंपल स्पेस पे गड़बड़ा गया, रुक जाओ, एच एच एच, अब एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, 2 वाला हो गया, एक वाला बनाइए, एच टी टी, फिर टी एच टी, और फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी, ये हुआ। अब इससे निकालिए, क्या कह रहा है, ई हेड्स ऑन थर्ड टॉस, हेड्स ऑन थर्ड टॉस, पहला एच 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 ठीक है, ये नहीं आएगा, एच टी एच ये आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, और टी एच एच आ जाएगा, और टी टी एच आएगा। हाँ ठीक है बेटा, 4/8 हुआ, यानी 1/2, ठीक है। चलिए, और एफ क्या होगा, एफ बनाइए, एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉस पर हेड आना चाहिए, कौन सा होगा, ये हो गया, ये हो गया, बस 2 ही हुआ, कितना, एच 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 टी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ बराबर कितना भाई, 1 2 2/8,
2/8 बराबर कितना, 1/4। दोनों हो गया। हमको निकालना क्या है, पी एफ तो मिल गया, हमको पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो पीई इंटरसेक्शन एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां जो है सो पी दिखेगा भाई, तो दोनों में अब इसका सिंपल स्पेस का काम खत्म हो, नहीं खत्म हुआ है, 8 है एलिमेंट, 8 है याद रखो। तो चलो हमको जो है ई इंटरसेक्शन एफ यदि निकालते हैं तो ये क्या बनता है, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही केवल आ रहा है ना, और कोई आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। तो कितना हो गया, एच एच एच। तो बताइए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो गया, 1/8। अब बैठा दो वहां वैल्यू, क्या हो जाएगा ऊपर 1/8 अब बाय पी एफ बाय 1/4, 1/2 आंसर हो गया, बात खत्म। सिंपल है, बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। बस ई एफ डिसाइड करो। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, इसलिए ज्यादा इसको दिमाग में लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मदर फादर और सन एक लाइन में खड़े होते फैमिली पिक्चर के लिए। तो अब चलिए इस एक्सपेरिमेंट को होने में कौन कौन से और पॉसिबल आउटकम्स होंगे। फादर मदर सन पहला हो सकता है, फादर सन मदर दूसरा हो सकता है, फिर मदर पहले आ जाए, फादर सन तीसरा हो सकता है, मदर सन फादर चौथा हो सकता है, सन मदर फादर पांचवा हो सकता है, सन फादर मदर छठा हो सकता है। बताइए यही सैंपल स्पेस होगा कि और कुछ आएगा, यही सैंपल स्पेस होगा। तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया पहले। अब क्वेश्चन यहां ई और एफ दो इवेंट्स दिया है, एक ई दिया हुआ है आपका, एक जो है सो ई दिया हुआ है, और दूसरा जो है एफ दिया हुआ है। चलिए देखिए ई क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, ई कह रहा है ई में एफ ही निकालना है, दोनों दिया हुआ है। सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। चलिए एक सन जो है एक अंत में हो, तो कौन कौन से फेवर में है गौर करिए। सन कहां है, लास्ट में, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ये चार हुआ। कौन कौन सा, एफ एम एस, उसके बाद एम एफ एस, उसके बाद एस एम एफ, और चौथा एस एफ एम। चलिए और एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है, एफ कहां चला गया, फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल। बताइए फादर मिडिल में कहां कहां है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, कौन कौन सा आएगा, एम एफ एस। चलिए पहला आया, और कहां मिडिल में है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, एस एफ एम। दोनों इवेंट्स हमने बना लिया। और जब दोनों इवेंट्स हमने बना लिया तो हमको चूंकि ई बाई एफ निकालना क्या है, ई बाई एफ। तो इसके हमने फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। देखो इससे भी सिंपल फॉर्मूला बना दो, ये जो फॉर्मूला बना है एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एफ, तो ये और भी सिंपल हो गया, इससे दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा इंडिविजुअली। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन बताइए कौन कौन सा है। ये हो गया मदर फादर सन, मदर फादर सन, ये तो कॉमन हो गया। सन फादर मदर, सन फादर मदर, ये भी कॉमन हो गया जी। सन फादर मदर और मदर फादर सन, हाँ तो कितना दोनों हो गया, एम एफ एस और एस एफ एम। चलिए तो क्या होगा भाई,
प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए, क्या है, नंबर ऑफ, यहां लिखे तो ऊपर नहीं दिख रहा होगा, पी ई बाय एफ इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन एफ। चलिए एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितना, यानी ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, कितना हो गया 2, और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, एफ में, इसमें भी 2 ही है, 2, तो कट के कितना हो गया 1, यानी एक शेयर इवेंट की तरह काम किया, ये बन गया। तो आफ्टर फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है समझिए, इस चैप्टर में आपको 2 इवेंट्स दिए होंगे, अब दोनों को लैंग्वेज में दिया है, तो हर एक इवेंट्स को बढ़िया से पहले सैंपल स्पेस दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस को नोट करें आप, क्योंकि यहां सैंपल स्पेस चेंज होता है, जरूरी नहीं है। आप जब मान लीजिए कि एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो 216 सैंपल स्पेस आ जाएंगे, सैंपल पॉइंट आ जाएंगे, उतना को आप लिख भी नहीं सकते कॉपी में। तो आपको क्या करना है कि दोनों इवेंट्स को उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आधार पर दोनों इवेंट्स को बना लेंगे, फिर उसके इंटरसेक्शन को बना लेंगे, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, समझ गए। उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसमें पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन है, ई दिया है एफ दिया है, ई दिया है एफ दिया है, ई बाय एफ निकालना है, ई बाय एफ निकालना है, तो निकाल लेंगे आप लोग। यस सर, हो जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरी जो पढ़ा है वो अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पढ़ाए हैं ना, अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों एक्सरसाइज को बना के रखिएगा, जो डॉट वगैरह सब होगा क्लास में आइएगा तभी पूछ लीजिएगा, और जो है बाकी कल शाम में भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरी जब हम पढ़े हैं तो उसको फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा है, P मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, देखो बेटा, पी ए इंटू पी बी बाई ए, या पी बी इंटू पी ए बाई बी, यानी दोनों के प्रोबेबिलिटी को गुना कर देते हैं। गौर करिए, इंटरसेक्शन निकालने वक्त दोनों की प्रोबेबिलिटी को, यानी ए के प्रोबेबिलिटी को भी और बी के प्रोबेबिलिटी को भी, दोनों को हम गुना कर देते हैं। गुणनफल जो होता है वही होता है हमारा दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी। तो कहिएगा यहाँ क्या लगा दिए हैं, तो चूंकि यहाँ बी डिपेंड कर रहा है ए पर, तो बताना पड़ेगा ना भैया कि ये पहले हो चुका है, ये जो है कंडीशनल है, इसलिए बी ए के कंडीशन के साथ ये चल रहा है, इसलिए जो है पी ए इंटू पी बी लिखे तो ये कंडीशन इंडिकेट कर दिए, या बी पहले हो गया तो यहां लगा दिया, यानी ए बी के कंडीशन पर हो रहा था। यानी घूम फिर के देखा जाए तो पी ए इंटू पी बी ही है। तो ये कौन सा हो गया, जब डिपेंडेंट इवेंट होता हो। अब बताइए, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट हो, A and B, if A and B are independent, A and B are independent, तब क्या होगा बताइए आप, तब होगा हमारा P A बाई B का वैल्यू और P A का वैल्यू दोनों तो बराबर ही होगा। B के होने या न होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, सो बताओ। यदि B के इंडिपेंडेंट है, B के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पी ए लिखे या पी ए बाई लिखे, दोनों बराबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी लिखने का कोई जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने पहला एक एग्जांपल दिया था, एक बैग में से हमने गेंद निकाला और वापस रख दिया, तो पहला वाला जो निकाले उससे दूसरा को कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, दूसरे के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी ए बाई बी को हम सीधा पी ए लिख देंगे, और पी बी बाई ए को क्या लिख देंगे, पी बी बाई ए को हम पी बी लिख देंगे। अब गौर करिए, इसी चीज को इसमें बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए
इंटू पीवी, ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट के। ये क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंट इवेंट का, याद रखिए क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरियन है, समझ रहे हो बात को। मतलब जो है दो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूफ करिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमको दिखाना होगा यदि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीवी के बराबर होता है तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। यदि इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये कंडीशनल लग जाएगा। ये क्राइटेरिया के रूप में आता है। ये आपको इंडिपेंडेंट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि ये इवेंट्स जो है दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो आपको इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, पी ए इंटरसेक्शन का मान पी ए इंटू पीवी के बराबर प्रूफ करना होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ करने का। यदि ऐसा होता है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं होता तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है।